नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा 21 नवंबर को यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 3,14,699 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 5,393 अभ्यर्थियों को जो है प्री परीक्षा में क्वालिफाई किया गया है। इनमें से भी फाइनल सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होगा जो मेंस में अच्छा राइटिंग करेंगे, जिनकी लेखन शैली बहुत अच्छी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर मैं अब ऐसे वीडियोस डालने जा रहा हूं जो मेंस से रिलेटेड होंगे। GS 1, 2, 3, 4 प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ उन प्रश्नों का एक बेहतरीन आंसर कैसे लिखा जाए या फिर आप उसमें से क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या गलतियां नहीं करना है। मेंस के हिसाब से एक उच्च स्तरीय आंसर क्या हो सकता है, उसको मैं बाकायदा आपको आंसर राइटिंग करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, संघ लोक सेवा आयोग हो या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस, इन दोनों में ही मुख्य परीक्षा इसलिए कराई जाती है ताकि कैंडिडेट की अभिव्यक्ति शैली को लिखित रूप में चेक किया जा सके, उसके सोचने की क्षमता, उपाय सुझाने की क्षमता और उसकी समझ को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को परखा जा सके। अतः आपको हमेशा मेंस आंसर राइटिंग के दौरान एक बात का ध्यान रखना है कि आपका आंसर आपकी पर्सनैलिटी का अभिव्यक्ति जो है करता है लिखित रूप में, ठीक है। तो आपका आंसर एक उच्च स्तरीय होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए। यही कारण है कि अंग्रेजी माध्यम के जो छात्र हैं टू दी पॉइंट आंसर लिखते हैं और उनका सिलेक्शन का जो प्रतिशत है, फिर चाहे वो यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस, उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे आंसर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दबाव समूहों की राजनीतिक दलों से तुलना करते हुए विभिन्नता बताएं। इन विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए, उन विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए जिसके माध्यम से दबाव समूह भारत की नीतियों को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, प्रश्न डायरेक्ट ऐसे ही बन के आएगा। यूपीएससी में दबाव समूहों पे अब तक 6 बार प्रश्न बन चुके हैं, थोड़ा सा एंगल घुमाते हुए। एग्जैक्ट नहीं बनता है प्रश्न कभी भी, लेकिन अगर किसी भी कैंडिडेट को दबाव समूहों के बारे में पता है तो वो दबाव समूहों के ऊपर किसी भी तरह का आया हुआ प्रश्न जो है हल करने में जो है सक्षम होगा। तो इस तरह का प्रश्न जो है अब यूपीएससी में भी आते हैं और यूपीपीसीएस में अब आएंगे। अभी फिलहाल डायरेक्ट प्रश्न जो है यूपीपीसीएस में बन रहे हैं, तो इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है इस आगामी यूपीपीसीएस मेंस की परीक्षा में। तो यहाँ पे देखिए, एक प्रश्न में 2 प्रश्न दिया हुआ है। पहले तो पूछा गया है कि दबाव समूह की राजनीतिक दलों से तुलना करते हुए विभिन्नता बताएं। दूसरा प्रश्न है कि किस प्रकार से ये जो दबाव समूह है ये देश की राजनीति में, देश की नीतियों को किस हद तक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको दबाव समूह पता होना चाहिए। जब ये GS 2 का जो है आज दोनों ही क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हम आगे देखेंगे। दबाव समूह, आपने अक्सर देखा होगा कि समय समय पर हमारे देश में कई बार आंदोलन होते हैं, फिर चाहे वो गुज्जर आंदोलन हो जो कि हिंसक आंदोलन था, या फिर किसानों का आंदोलन हो, या फिर जो है कुछ अन्य संगठन जैसे कि RSS, जो कि प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते लेकिन ये दबाव समूहों का काम करते हैं। यही कारण है कि इन दबाव समूहों पर प्रश्न जो है हमेशा बन करके आता है। तो दबाव समूह एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसको। दूसरा प्रश्न भी देख लीजिए। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने तथा इसे सुरक्षित रखने वाले संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं? इस परिप्रेक्ष्य में इस संस्था को और अधिक सशक्त करने के उद्देश्य से उन कमियों की पहचान करते हुए समाधान सुझाएं। ये दोनों ही प्रश्न आपको 200 शब्दों में लिखना है और 12 मार्क्स के हैं। जी हाँ, यूपीपीसीएस में 125 शब्द और 200 शब्द, इन 2 कैटेगरी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर, दबाव समूह, मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि अभी हाल ही में किसान आंदोलन हुए थे, फिर कुछ समय पहले गुज्जर आंदोलन हुए, बोडो आंदोलन हुए। ये सभी आंदोलन जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है सरकार पर दबाव डालते हैं और अपने हक में जो है सरकार के डिसीजन को लाने का प्रयास करते हैं। इसी को लेकर के जो है आपको उत्तर देना है। दबाव समूह
ऐसे लोगों का समूह होता है जो अपने साझा हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए संगठित होते हैं। आम जनता के साथ साथ सरकारी नीतियों को बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। ऐसा समूह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विरोध प्रदर्शन, फिर ये विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हो सकता है, अहिंसक भी हो सकता है। जैसे कि अन्ना हजारे का आंदोलन जो कि लोकपाल के लिए हुआ था कुछ समय पहले और पूरा देश उनके साथ इकट्ठा हो गया था, वो एक अहिंसक आंदोलन था। हिंसक आंदोलन गुज्जर आंदोलन जो कि बैंसला के नेतृत्व में हुआ था, पटरियों पे बैठ गए थे और पूरा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल आपको किस में आते हैं? दबाव समूह पे, जो कि सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि प्रश्न इन पर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा समूह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विरोध प्रदर्शन, हिंसक जनसंचार, किसी विशेष मत का समर्थन करने या समर्थन जुटाव आदि उपायों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान का गुज्जर आंदोलन, हरियाणा का जाट आंदोलन जो कि आरक्षण इन्होंने अपने लिए लागू करवाया। फिर अभी हाल ही में जो है संसद द्वारा जो है बोडो आंदोलन के लिए जो है देखते हुए एक विधेयक असम के जो है निवासियों के लिए जो है बनाया है, बोडो जनजातियों के लिए। तो ये आपने एग्जाम्पल के रूप में दे दिया, अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझा दिया। ठीक है, अब पॉइंट पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था? अंतर बताना था दबाव समूह और राजनीतिक दल में। देखिए, जब भी आपसे डिफरेंस पूछेगा किसी प्रश्न में तो आपको डिफरेंस हमेशा इस तरह से शो करना है, एक तरफ एक पक्ष, दूसरी तरफ दूसरा पक्ष। कभी भी पैराग्राफ में उसका आंसर मत दीजिएगा। ठीक है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर। कोशिश करिएगा कि आपके पास पॉइंट्स हो। हमेशा आपको अपना आंसर जो है मेंस का आंसर पॉइंट्स में देना है, क्योंकि जो कैंडिडेट पॉइंट्स में आंसर देता है 4 से 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, ऐसा जो है एग्जामिनर को एक मैसेज जाता है कि इस कैंडिडेट को आंसर के बहुत आयामों के बारे में पता है और वो हमेशा पैराग्राफ वाले कैंडिडेट के कंपैरिजन में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेगा। ठीक है, तो कभी भी यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस, कोशिश करिए कि पॉइंट्स में आंसर दीजिए। पॉइंट्स में आंसर देने का एक अन्य लाभ ये भी है कि आपका समय बचता है और आपके बहुत आयाम क्रिएट हो जाते हैं। जब आपको कुछ ना आता हो उसी जो है कंडीशन में पैराग्राफ जो है करिएगा। हालांकि पैराग्राफ में आंसर देने पे जो है नंबर थोड़े कम मिलते हैं। चलिए, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर। ये प्रत्यक्ष रूप से सत्ता प्राप्त करने हेतु प्रयास नहीं करते, केवल सत्ताधारी व्यक्तियों के निर्णय को, अपने लक्ष्य को पूरा कराने का प्रयास करते हैं। अगला है इसमें पॉइंट, राजनीतिक दल। ये अपनी नीतियों को व्यवहारिक रूप से प्रदान करने हेतु सत्ता प्राप्त करना जो है इनका एकमात्र लक्ष्य होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दबाव समूह में ये चुनाव नहीं लड़ते, ये सिर्फ अपनी शर्तों पर किसी विशेष दल का समर्थन करते हैं। आरएसएस को देख लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट जो है चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन अपने उम्मीदवारों को समर्थन करते हैं और सत्ता पर काबिज करते हैं। राजनीतिक दलों में है, ये सदस्यों को नामित करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव अभियानों का जो है हिस्सा होते हैं, भाग लेते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। दबाव समूह की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं होती, ना ही किसी व्यक्तित्व पर आधारित होती है। इनके अपने छोटे सीमित लक्ष्य होते हैं जिनको पूरा करने के बाद इनका जो आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर राजनीतिक दल में क्या लिखा है? यहाँ एक विचारधारा होती है, ये बाकायदा पूरा जो है मैनिफेस्टो जारी करते हैं, उन नीतियों को लागू करने के लिए सत्ता में आते हैं और फिर जो है उन नीतियों को पूरा करते हैं आम जनमानस के लिए। दबाव समूह राजनीति को प्रभावित करने के लिए जुलूस, प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन इत्यादि आंदोलनों का सहारा लेते हैं। ठीक है, और ये आंदोलन जो है हिंसक भी हो सकते हैं, अहिंसक भी हो सकते हैं। ठीक है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राजनीतिक दल सदैव संवैधानिक प्रावधानों का सहारा लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हमारे देश में जो चुनाव लड़े जाते हैं तो चुनाव लड़ना वो एक संवैधानिक प्रावधानों के अधीन ही आता है। दबाव समूहों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें, तो हमने यहाँ पे जो है अंतिम पड़ाव में है इस प्रश्न के, ध्यान दीजिएगा। 200 शब्दों के अधीन ही आपको प्रश्न का उत्तर देना है और ये मैंने स्केच पेन से लिखा है इसलिए थोड़ा मोटा मोटा लिखा है, लेकिन जब आप जो है बॉल या जेल पेन से लिखेंगे तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा ये, और इनकी जो शब्द सीमा है वो 200 ही है। दबाव समूहों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें पूछा गया था प्रश्न के अंदर। अहिंसक संवैधानिक विधियां जैसे जन समर्थन, जुटाव, पत्राचार, मत का प्रचार करना, न्यायालय में याचिकाएं डालना, सार्वजनिक बहस और विधायकों के साथ संपर्क करना। आपको पता है न्यायालय में
जो है हम याचिकाएं दे सकते हैं। अगर मानव से जुड़े जो अधिकारों से जुड़े जो है कुछ इश्यूज हैं तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जो है हम उसमें जाकर याचिका दे सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट फिर जो है इस मामले में संज्ञान स्वतः ही लेता है, उसको किसी सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे में ये जो है मामला काफ़ी हाईलाइटेड हो जाता है जब भी कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में जो है पड़ती है। जैसे कि निजता का अधिकार को लेकर के जो है न्यायालय में जो है याचिका डली थी। अगला पॉइंट क्या है? अनुचित और असंवैधानिक विधियां, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान, हड़तालें और भ्रष्टाचार इत्यादि। तो ये तो आप जानते हैं, रेल की पटरियों पे बैठ जाते हैं, रेलों को रोक देते हैं, इसके अलावा बसों को जला देते हैं। तो सार्वजनिक संपत्तियों को भी जो है नुकसान पहुंचाया जाता है असंवैधानिक विधियों के द्वारा, दबाव समूह के द्वारा। आधुनिक नई विधियां, कुछ नई विधियां भी हैं। इलेक्शनरिंग, सोशल मीडिया वायरल इशू के थ्रू हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी इशू को जो है काफ़ी वायरल कर दिया जाता है, फिर उस पर जो है पूरे राष्ट्र के अंदर एक डिबेट से चालू हो जाती है और ऐसे जो है सरकार की नीतियों को भी प्रभावित किया जा सकता है। यही कारण है कि अभी 3 दिन पहले सोशल मीडिया को भी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टर मंत्रालय के अधीन लाने की बात हो रही है। और ये भी क्वेश्चन जो है आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब पूरा उसके अधीन आ जाएगा, यूट्यूब, फेसबुक सब कुछ उसके अधीन आ जाएगा, सरकार के अधीन। अभी दोनों के दोनों स्वतंत्र हैं। अब अंत में निष्कर्ष देंगे। यहाँ पर हमने कुल मिला के 3 पॉइंट दे दिए हैं तकनीकों को प्रयोग पर। निष्कर्ष देखिए, दबाव समूह राजनीतिक व्यवस्था को उन्नत करने के साथ साथ विकृत भी कर सकती है। जैसा कि हमने देखा, अभी आर्थिक आरक्षण दिया गया है पिछड़े वर्गों के लिए, अति पिछड़े वर्गों के लिए 10% का, वो भी जो है दबाव समूहों के द्वारा ही प्रदर्शन करने के बाद दिया गया था, जो कि EWS जो बात होती है। ठीक है, तो प्रश्न इसीलिए बनता है, दबाव समूह राजनीतिक व्यवस्था को उन्नत करने के साथ साथ विकृत भी कर सकते हैं। आधुनिक सरकार की जटिलताओं और भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति के कारण दबाव समूह ऐसे माध्यम प्रदान करते हैं जिनके माध्यम से आम नागरिकों के निर्णय निर्धारण प्रक्रिया में भागीदारी कर सकते हैं। साथ ही साथ सरकार की गतिविधियों पर नियंत्रण का कार्य भी अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। कोई भी प्रश्न हो, आपको अपना सुझाव अंतिम रूप से जरूर देना है। ठीक है, निष्कर्ष उपाय के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने तथा इसे सुरक्षित रखने वाले संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं? पहला प्रश्न। इसी में जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है, इस परिप्रेक्ष्य में इस संस्था को और अधिक सशक्त करने के उद्देश्य से इसकी चुनौतियों या फिर कहें इनकी कमियों की पहचान करते हुए समाधान सुझाना है। तो यानी कि आपसे 2-3 चीज़ें पूछी गई हैं। पहला तो बताना है चुनाव आयोग की स्वतंत्रता निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के सुरक्षित रखने वाले संवैधानिक प्रावधान, फिर इसको सशक्त करने में क्या कमियां और चुनौतियां आ रही है वो बतानी है, और फिर जो है अपना सुझाव देना है। चलिए, सार्थक और न्याय संगत लोकतंत्र हेतु निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रणाली महत्वपूर्ण है। भारत में मुक्त और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली और प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु संविधान द्वारा चुनाव आयोग का गठन किया गया है, आर्टिकल 324 के तहत। GS 2 के अंदर जब भी बात होगी आपको जगह जगह पर अपनी बात की प्रामाणिकता जो है दर्शाने के लिए आर्टिकल का प्रयोग करना है। किसी भी रिपोर्ट की बात करनी है, उससे आपका उत्तर जो है स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता हेतु संवैधानिक प्रावधान जो है पूछा गया है प्रश्न में, तो हम उसी की बात करेंगे। लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट बुक। मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है, उसे पद से हटाया नहीं जा सकता। अपवाद स्वरूप उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की पद्धति से ही हटाया जा सकता है, जो काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। आप सभी जानते होंगे कि केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया के तहत इनको भी हटाया जाता है, जो कि काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। लेकिन डायरेक्ट महाभियोग का शब्द जो है संविधान में यूज़ नहीं किया गया है। पहला पॉइंट हो गया। संविधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें और उसकी नियुक्ति के बाद प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट, इसको इस तरीके से भी समझिए, अभी बिहार में चुनाव हुए हैं और काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं EVM हैक को लेकर के। अगर चुनाव आयुक्त को ये पक्का हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि चुनाव में धांधली हुई है, तो वो उसको पूरा अधिकार है, वो चुनाव को फिर दोबारा से करा सकता है। ठीक है, तो ये उसका एक संवैधानिक अधिकार है, एक सशक्त अधिकार है। तीसरा पॉइंट है,
अन्य चुनाव आयुक्त व राज्य के क्षेत्रीय आयुक्तों को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की अनुशंसा पर ही हटाया जा सकता है। ठीक है। कमियां या फिर कहें प्रश्न में चुनौतियां, कि चुनौतियां क्या हैं, कमियां क्या हैं, जिसको जो है सुधार करने की आवश्यकता है। यद्यपि संविधान ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की कोशिश की है, तथापि इसमें भी कुछ कमियां इस प्रकार है। पहला पॉइंट, केवल एक सदस्य को ही संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। अन्य चुनाव आयुक्तों को एक व्यक्ति की अनुशंसा पर हटाया जा सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि केवल चुनाव आयुक्त, 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, तो उसमें से जो सबसे बड़े चुनाव आयुक्त होते हैं उसको ही संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। बाकी 2 चुनाव आयुक्तों को उस सबसे बड़े चुनाव आयुक्त की अनुशंसा पर सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। अगर वो सरकार के अधीन कार्य करेगा, सरकार से उसकी मिली भगत है, ऐसे में बाकी 2 चुनाव आयुक्त जो है पद से हटाए जा सकते हैं, जो कि एक कमी है। उनको भी संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए था। दूसरा पॉइंट, राजनीति में हिंसा, चुनावी दुर्भावनाओं के साथ काले धन और आपराधिक तत्वों का बोलबाला बढ़ा है। परिणाम स्वरूप राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। ये बात तो समझाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। विगत वर्षों में चुनावों की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर कई प्रश्न चिन्ह लगे हैं। आप जानते हैं अभी भी हमारे देश के सभी राज्यों में, किसी भी राज्य में 100% वोट प्रतिशत नहीं है। वोट प्रतिशत 60%, 67%, 70%। इसका मतलब ही यही है कि लोग अभी पूरी तरीके से जागरूक नहीं है, या फिर दूसरा कारण हो सकता है लोगों में जो है राजनेताओं के प्रति जो है विश्वास में कमी आ रही है। ठीक है। उसी बात को जो है इस पॉइंट में हमने दिखाने की कोशिश की है। परिणाम स्वरूप आम जनता के विश्वास में भारी कमी आई है, जिससे वोटों के प्रतिशत संख्या में जो है देखा जा सकता है। चुनाव के समय सरकारी वाहनों, भवनों का उपयोग किया जाता है, अपशब्द का प्रचार किया जाता है, और इसके अलावा शराब और धन का दुरुपयोग करने के साथ साथ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा आप इसमें ये भी डाल सकते हैं कि चुनाव का जो डिसीजन है कब कराना है, इसके पीछे जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है वो जिम्मेदार होती है। वो अपने अनुसार जो है डिसीजन को तय करती है। ये भी एक बड़ी कमी है, जबकि ये चुनाव आयोग द्वारा कराया जाना चाहिए था। लोकसभा के चुनाव केंद्र सरकार द्वारा जो है कराया जाता है, जबकि राज्य के जो पंचायती राज चुनाव है वो राज्य सरकार द्वारा कराए जाते हैं अपने अनुसार। चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्र कार्य हेतु इसे और अधिक अवशिष्ट शक्तियां दी जानी चाहिए थी। साथ ही साथ चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट को व्यवहार में लाना चाहिए। देखिए, आपने अपने प्रश्न को अच्छा कंक्लूजन देते हुए यहाँ पे एक रिपोर्ट की बात कर दी, वो है 2nd प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट। काफ़ी मोटी रिपोर्ट है ये, लेकिन जब आप केवल इस वर्ड को डाल देंगे, इससे जो है कैंडिडेट और एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि जो कैंडिडेट है उसको जो है पता है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में क्या क्या दिया गया है। बेसिक नॉलेज तो उसको ऐसा इन्फॉर्मेशन हमने सेंड कर दिया है, क्योंकि हमसे जो है प्रश्न के अंदर जो है सुझाव भी मांगा गया था। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में सिविल सेवकों के लिए, चुनाव आयुक्त के लिए, सभी के लिए बाकायदा जो है विस्तृत रूप से बताया गया है। तो यहाँ पर ये प्रश्न हमने जो है कंप्लीट कर दिया, और 190 शब्द जो है इसमें लगे हैं, मैंने काउंट भी किया था। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो की कमियां भी आपको बतानी है, ठीक है, कि ये जो समझाने का जो तरीका है इसको हम कंटिन्यू रखें या फिर डायरेक्ट प्रश्न को लिख करके उत्तर को जो है हम स्टार्ट कर दें। दोनों ही तरीके में से कौन सा तरीका बेस्ट है आप ज़रूर बताएं। समझाने के साथ हम आगे बढ़ें या फिर डायरेक्ट मैं उत्तर पढ़ूं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगला जो वीडियो होगा वो ज्योग्राफी पे होगा, GS 1, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार देख ज़रूर लीजिएगा, इसको अपने प्रैक्टिस में लाइएगा। हो सकता है कि आपको इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स पता हो, उन पॉइंट्स को जो है रिटर्न में अपने पास नोट्स के रूप में जो है बना कर रखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है कभी भी पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी में 6 बार जो है दबाव समूह में बन चुका है, चुनाव आयोग पर भी कई बार प्रश्न बन चुका है, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है तो इस पर प्रश्न जो है बन सकता है। अभी बिहार में चुनाव भी हुए हैं, अभी और भी चुनाव होने हैं, तो चुनाव आयोग से जुड़े हुए कुछ भी प्रश्न कहीं से भी घुमा करके पूछा जा सकता है। आपको बेसिक तो पता होना ही चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा
और अपने सुझाव जरूर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।